हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम करने वाले हैं रीजनिंग में आपके जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं और असर्शन एंड रीज़न, इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा टाइप रहता है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद जब वैसे अब हमें क्या करना है, फटाफट से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे तब आपका जो आपने जो पढ़ा है, जो बेसिक आपने किया है, वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो असर्शन और रीज़न का ही है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो आपका एक असर्शन होगा, एक आपका रीज़न होगा, ठीक है। उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, ए मतलब कि असर्शन, आर मतलब कि रीज़न। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या एक्सप्लेनेशन करता है। बी ऑप्शन दिया जाएगा, ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। अगर सी बोला जाए तो सी में ए तो सही है लेकिन आपका असर्शन सही है, रीज़न गलत है। डी ऑप्शन कहता है कि असर्शन गलत है, रीज़न सही है। इसमें क्या होता है, आपको कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो आपका असर्शन है उसको चेक करो कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। अगर सही है तो आप जाओ रीज़न की तरफ। क्या जो रीज़न, जो असर्शन कहा गया, जो स्टेटमेंट कही गई है, उसके लिए जो रीज़न दिया गया है, क्या वो सही है या नहीं। अगर सही है तो दोनों सही हैं, बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपको देखना है कि जो हमारा ये रीज़न दिया गया है इस असर्शन का, इस स्टेटमेंट का, क्या वो इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है। अगर लग रहा है तो ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन और रीज़न दोनों सही है, लेकिन सही से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा आर ए की, तो वहाँ पे आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता, ठीक है। अगर आपका केवल असर्शन सही है, रीज़न गलत है, या रीज़न सही है या असर्शन सही है, तो उसमें तो कोई कन्फ्यूज़न होती नहीं। जब कन्फ्यूज़न तब होती है जब आपके दोनों ही सही होते हैं और आपको करेक्ट करना पड़ता है कि ये पहली जो असर्शन है वो रीज़न की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि चर्चा के विषय के उद्देश्यों को परिभाषित करना अनिवार्य कक्षा संप्रेषण का पहला कदम नहीं है। पहले ही इन्होंने नेगेटिव वर्ड दे दिया कि नहीं है। क्या कहते हैं कि चर्चा के विषय के उद्देश्य, मतलब जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसको प्रभाषित करने के लिए जो अनिवार्यत कक्षा संप्रेषण, मतलब कि जो आपकी क्लास में जो कम्युनिकेशन होती है उसका पहला कदम नहीं है। तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि जो हमारा असर्शन है वो गलत है, क्योंकि पहला ही स्टेप क्या होता है, डिस्कशन करने। अब आप क्लास में जाओगे तो टीचर ऐसे थोड़ी बोल देगा कि चलो फटाफट से किताबें निकालो, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं, कुछ नहीं है, डायरेक्ट कह रहे कि चलो ये वाला टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ, चलो फटाफट से तैयार हो जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। पहले तो संप्रेषण, अपना कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ना। अगर रीज़न की बात करें तो रीज़न क्या कह रहा है कि उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से विद्यार्थियों को विषय का बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। बिल्कुल रीज़न हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है, 101% एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है, कहते हैं कि जो हमारे एम्स है, जो हमारे उद्देश्य हैं, उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए विद्यार्थियों को अपना जो विद्यार्थियों से दोबारा पढ़ती हूँ, उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से, जब आप उद्देश्यों को सही से डेफिनेट कर देते हो तो विद्यार्थियों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इजीली वो कैच कर लेते हैं ना कि हाँ ये सही से बताया गया है, तो इजीली वो समझ पाते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट असर्शन और रीज़न ये इन सब की तरफ लेकर जाऊँ, को सिलेबस ना दिखाऊँ, है ना, आपको ना बताऊँ हम करने क्या वाले हैं, तो आपको थोड़ी समझ में आएगा। आप सोचोगे पता नहीं कौन सी राम कहानी चल रही है, पता नहीं हम कौन सी क्लास में आके बैठ गए, हमें यही नहीं पता कौन सी क्लास है ना, किस लिए पढ़ाया जा रहा है। तो क्या है, आपका रीज़न सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे को पता है कि ए जो है वो हमारा गलत है परंतु आर हमारा सही है, तो डी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे हैं स्टेटमेंट बेस्ड के जो हमारे क्वेश्चन है वो है। तो कहता है स्टेटमेंट क्या है, मतलब कि आधार वाक्य स्टेटमेंट क्या है कि कुछ मेजें स्वर्णिम हैं, कुछ मेजें स्वर्णिम है। दूसरा वाक्य है कि सभी लकड़ी मेजें हैं, सभी लकड़ी मेजें हैं। लकड़ी की जगह लड़की मत बोल देना। कंक्लूजन क्या कहता है, कुछ लकड़ी स्वर्णिम है और कुछ स्वर्णिम लकड़ी है। तो चलिए पहले बना के देखते हैं इसको, कैसे हमने बनाना है, चलो बना के देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि कुछ मेजें स्वर्णिम हैं, बना दो। फिर यहाँ पे कुछ का यहाँ पे बना हुआ है, मैंने समझाया आपको, कुछ मेजें, यहाँ पे मेज है,
कुछ मेजें स्वर्णिम है, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस आपका कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि सभी लकड़ी मेजें हैं। अब लकड़ी जो है जो मेज में सारी की सारी लकड़ियाँ आ गई, सारी की सारी लकड़ियाँ किस में है, इसमें है, क्या है इसमें, क्या आ गई, सारी की सारी लकड़ियाँ आ गई, एल लिख दो, ठीक है। अब चलो मिला के देखते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं। अब देखो फटाफट से इसको मिला के देखते हैं। सभी लकड़ी स्वर्णिम है, सभी लकड़ी स्वर्णिम है। अभी हमें क्या दिख रहा है बताओ मुझे ज़रा। सभी लकड़ी स्वर्णिम है, लकड़ी ये है, सभी लकड़ी स्वर्णिम है, नहीं भाई लकड़ी जो है वो तो सारी की सारी मेज के अंदर आ गई, तो ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया। अब दूसरा मिला के देखते हैं कंक्लूजन। दूसरा क्या कहता है, कुछ स्वर्णिम लकड़ी है, कुछ स्वर्णिम का ये वाली स्वर्णिम है ना, स्वर्णिम का कुछ हिस्सा लकड़ी है, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। कुछ हिस्सा तो इसका किस में है, मेज में है ना। लकड़ी मेज जो हमारी लकड़ी है वो तो मेज के अंदर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही बनने वाला है जी, ये बनने वाला है कि हमारा कोई भी सही यहाँ पे नहीं है। ये इसके ऑप्शन है। जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें आपके ऑप्शन ये होते हैं कि केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष दो सही है, या निष्कर्ष एक और दो दोनों सही है, निष्कर्ष या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी सही नहीं है, ना तो हमारा कंक्लूजन एक, ना ही कंक्लूजन दो। यहाँ पे जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं फटाफट से। कहता है कि कोई भी व्यक्ति बाघ नहीं है, करण एक व्यक्ति है। चलो बनाते हैं इसको पहले तो हम फटाफट से। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बाघ नहीं है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ये हमारा व्यक्ति है, वह लिख दो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति क्या नहीं है, बाघ नहीं है, क्या है, ओहो एक मिनट रुको, अब बनाते हैं। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बाघ नहीं है, यहाँ पे तो आप पहले ही व्यक्ति लिख लो, व्यक्ति लिख लो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कोई भी व्यक्ति क्या नहीं है भाई, यहाँ पे बाघ नहीं है, व्यक्ति जो है वो बाघ नहीं है कोई भी। अब करण जो है वो एक व्यक्ति है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारा करण है, करण एक व्यक्ति है, ठीक है। ऐसा हमारा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब मिलाते हैं कंक्लूजन से। कंक्लूजन क्या कहता है, करण बाघ नहीं है, करण जो है वो बाघ नहीं है। यहाँ पे देखो करण जो बाघ नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है भाई, जो करण है वो तो व्यक्ति है, बाघ नहीं है, ठीक है, सही है हमारा। अब कहता है कि सभी व्यक्ति करण नहीं है, सभी व्यक्ति जो है वो करण नहीं है, बिल्कुल ये तो गलत है ना, सभी व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति तो सारे के सारे कहाँ पर हैं, सभी व्यक्ति करण नहीं है। व्यक्ति सारे किस में आएंगे, इस करण में ही आ रहे हैं ना। हमें क्या देखना, जो हमें स्टेटमेंट में दे रखा है ना, सिर्फ हमें उसी को देखना है, हमें नहीं देखना ये यूनिवर्सल ट्रुथ है नहीं है। हमें दिख रहा है कि हाँ ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन हमें तो पता है ना, जो जिसने ये क्वेश्चन फ्रेम किया उसको तो नहीं पता। हमें सिर्फ अपना दिमाग वहीं तक दौड़ाना है जहाँ तक हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। बस जो स्टेटमेंट में लिखा है वो पत्थर की लकीर है, बस उसको फॉलो करते ही हमें कंक्लूजन की तरफ बढ़ना है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अब यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कंक्लूजन सिर्फ वन फॉलो करता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही है, दूसरा हमारा सही नहीं है। चलिए अब फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सभी लड़के पुरुष हैं, सभी पुरुष पिता हैं। चलिए बनाते हैं फटाफट से, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या कहता है जी, कहता है सभी लड़के, पहले तो लड़के लिख लेते हैं हम, ठीक है, पहले लड़के लिख लेते हैं। यहाँ पे लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं वो किसके अंदर आगे, वो पुरुष के अंदर आगे, यहाँ पे लिख दो पुरुष, ठीक है। सभी लड़के हैं किसके अंदर है, पुरुष के अंदर है, ठीक है जी। अब सभी पुरुष पिता हैं। अब सारे के सारे ये बना दो, सारे के सारे बन गए, क्या बन गए, पुरुष। सभी पुरुष क्या है भाई, वो पिता हैं, यहाँ पे पिता लिख दो आप, ठीक है। ये वाला आपका बनेगा, ठीक है। सभी लड़के, देखो यहाँ पे सभी लड़के, जितने भी लड़के हैं ना, ये जितने भी लड़के आपको दिख रहे हैं, सभी लड़के किसके अंदर आगे, पुरुष के अंदर आगे जी। अब सभी जितने भी पुरुष हैं ना, ये पुरुष जितने भी हैं वो किसके अंदर आगे, वो आगे पिता के अंदर। सही है, बिल्कुल सही बना है हमारा। अब मिला के देखते हैं। पहला क्या कहता है कि कुछ पुरुष लड़के हैं, कुछ पुरुष का, ये वाला पुरुष है,
ये वाला पुरुष है, पुरुष जो है कुछ लड़के हैं, बिल्कुल सही दी है। हाँ बिल्कुल सही है कि हमारे जो कुछ पुरुष हैं वो लड़के हैं। हाँ जी। अब अगर दूसरा मिलाते हैं तो सभी लड़के पिता हैं। लड़के कहाँ पर हैं, ये लड़के हैं, जितने देखो सारे के सारे लड़के ले लिए, सारे लड़के क्या है, पिता हैं। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ी नहीं है, यहाँ पर जो है हमारे दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 जी दोनों ही सही हैं। यहाँ तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। कितने प्यार से समझाया, कितने अच्छे से समझाया है। तो चलिए फटाफट से आगे देखते हैं। आगे क्या कहते हैं कि सभी शिक्षक लड़कियां हैं। सभी शिक्षक क्या हैं, लड़कियां हैं, और कोई लड़की आलसी नहीं है। बना लेते हैं, कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है। चलो बना लेते हैं। ये 1 मिनट रुको, क्या हो रहा है ये। हाँ अब बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे। सभी शिक्षक लड़कियां हैं। अब जितने भी हमारे शिक्षक हैं, ऐसे लिख देते हैं ना शिक्षक को, जितने भी शिक्षक हैं वो किसके अंदर हैं, जब सभी शिक्षक लड़कियां हैं। यहाँ पे लड़कियां हैं, सभी शिक्षक क्या हैं जी, लड़कियां हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब कोई लड़की आलसी नहीं है। जो आलसी वाला तो अलग डायग्राम हमने बनाना है, ये वाला बना दिया हमने। क्या बना दिया कि कोई भी लड़की, यहाँ पे लड़की लिख देते हैं, कोई भी जो लड़की है वो आलसी नहीं है। अब देखते हैं फटाफट से कंक्लूजन मिला के देखते हैं। कंक्लूजन हमारा क्या कहता है कि कोई लड़का शिक्षक नहीं है। क्या कहता है जी, यहाँ पर कोई भी लड़का जो है शिक्षक नहीं है। लड़का यहाँ पर है, यहाँ पे लड़का, यहाँ पे शिक्षक, कोई भी लड़का शिक्षक नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत कह रखी है ना, यहाँ बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आप देखो, उसके बाद अगर दूसरा मिलाए कि कोई शिक्षक आलसी नहीं है। कोई भी शिक्षक जो है वो आलसी नहीं है। यहाँ पर शिक्षक है, यहाँ पर आलसी, तो हमें पता है, साफ साफ मेंशन कर रखा कि कोई भी जो शिक्षक है वो आलसी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली बी फॉलो करता है। ठीक है, आया समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी कवि प्रेरणादायक हैं, सभी कलाकार प्रेरणादायक हैं। चलो बना के देखते हैं इसको, क्या कहते हैं ये। चलो कहते हैं कि सभी कवि प्रेरणादायक हैं। अब जितने भी हमारे कवि हैं, यहाँ पे कवि है, जितने भी कवि है वो क्या है भाई, ये आगे हमारे प्रेरणादायक, ये हमारे प्रेरणादायक हैं। अब कहते हैं कि सभी कलाकार प्रेरणादायक। अब कलाकार को भी इस प्रेरणादायक के अंदर ही घुसाओ। यहाँ पे लिख दो सभी जो कलाकार हैं। चलो हम दोबारा ही बनाते हैं बड़े सा, देखो यहाँ पे ए बड़ा सा बना दो। क्या कहते हैं कि सभी जो कलाकार हैं, ये वाले जितने भी कलाकार हैं जी, वो किसके अंदर हैं जी, सभी कलाकार हमारे, सभी कलाकार जो हैं वो कवि हैं। सभी कलाकार जो हैं ये कवि हैं, और कुछ कलाकार प्रेरणादायक। ओहो, मैं तो कंक्लूजन पढ़ रही हूँ। स्टेटमेंट देखो, मैं पता नहीं कि क्या लिखा हुआ है ये। हाँ स्टेटमेंट देखो, सभी कवि, जितने भी कवि हैं वो प्रेरणादायक हैं। यहाँ पे लिख दो प्रेरणादायक। अब कहते हैं कि सभी कलाकार, जितने भी कलाकार हमारे आ जाते हैं, जितने भी कलाकार हैं वो प्रेरणादायक हैं। सभी कवि और सभी कलाकार, यहाँ पे के ए लिख दो कलाकार को। ठीक है, सभी कलाकार भी प्रेरणादायक है और सभी कवि भी प्रेरणादायक है। इस तरह का कुछ आपका डायग्राम बनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब फटाफट से पढ़ते हैं क्या कंक्लूजन को। हमारा कंक्लूजन क्या कहता है, देखो सभी कवि कलाकार हैं। कंक्लूजन ये वाला है। कंक्लूजन क्या कहता है, सभी कवि, जितने भी सभी कलाकार, जितने ये है कलाकार, जितने भी कलाकार हैं वो कवि है। बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कवि है ये कलाकार है, तो दोनों, ये दोनों जो है वो बिल्कुल ही अलग है ना। कैसे हम कह सकते हैं कि सारे के सारे कवि ये कलाकार हैं, नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत है। चलिए दूसरा देखते हैं कंक्लूजन। कुछ कलाकार प्रेरणादायक नहीं हैं। कुछ कलाकार जो है वो प्रेरणादायक नहीं है, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि कलाकार जितने भी हैं सारे के सारे कलाकार प्रेरणादायक के अंदर आते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ कलाकार प्रेरणादायक नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ना तो आपका निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2, कोई भी निष्कर्ष जो फॉलो नहीं करता है। चलिए अब एक क्वेश्चन है आपका असर्शन और रीज़न का। जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, अगले हफ्ते से हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस हफ्ते में हमारा सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैथ है, साइंस, ओहो क्या हो रहा है ये, नहीं हमारा जो हमारी जनरल अवेयरनेस है, हमारी हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और ICT है, सब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, वो भी कंप्लीट है। जो हॉस्टल वार्डन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड प्लस एक्ट, वो भी हो ही चुके हैं।
तो चलिए बस रीजनिंग हमारी बची है, तो इसको भी निपटा के फटाफट से हम करेंगे अपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करने स्टार्ट करेंगे अगले हफ्ते से। तो चलिए क्या कहते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं कि असर्शन और रीजन का ये है, संप्रेषण की सार्वभौमिकता शिक्षा को सजीव एवं जीवांत बनाती है। कहने का मतलब है, असर्शन कह रहा है कि संप्रेषण जो हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, अगर कम्युनिकेशन जैसे कि अगर हिंदी में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और वो अगर हिंदी में कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, तो सामने वाला और जो मैं बात कर रही हूँ वो समझ पा रहे हैं सारे के सारे, ऐसे उर्दू फ्रेंच वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो सब समझ पा रहे हैं। तो ऐसी लैंग्वेज में अगर मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ तो वो क्या करेगा, शिक्षा को मतलब कि इंटरेस्टिंग बनाएगा। ये कहता है हमारा असर्शन। और रीज़न की अगर बात करें, सांकेतिक आख्यान शिक्षण को प्रभावी विधि होने की विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतरता। कहते हैं सांकेतिक आख्यान, कहते हैं कि सांकेतिक आख्यान शिक्षण की प्रभावी विधि होने की विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतरता है। बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि जो ये है मतलब कि जब हम सिंबल यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो सिंबल जब यूज़ करते हैं वो सांकेतिक आख्यान शिक्षण की प्रभावी विधि होने की विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतरता है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि हमारा जब हम मतलब कि सिंबल का यूज़ करके शिक्षण करते हैं, पढ़ाते हैं, अब जब अगर टीचर गुस्से में है, अगर वो गुस्से वाली आंखों से देख लेता तो बच्चा समझ जाता कि हाँ टीचर गुस्से में है। अब वो अगर उंगली से इशारा करता है कि ऐसे नीचे एक की तरफ इशारा करता है तो बैठ जाओ, बैठने के लिए कह रहा है, अगर होठों पे उंगली रखता है तो मतलब चुप हो जाओ, ऐसे ऐसे इशारे है ना। सांकेतिक आख्यान जो है वो शिक्षण को प्रभावी विधि होने की विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतरता है। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है। अगर हम ऐसे सिंबल में पढ़ाने लगे तो कुछ बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो दोनों हैं असर्शन और रीज़न वो दोनों ही सच हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो ए और आर है वो एक ही, ए आर जो असर्शन और रीज़न है, जो रीज़न असर्शन की एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अब बता दीजिए मुझे यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है। तो हम कह सकते हैं अपना थोड़ा लॉजिक यहाँ पे लगाना है। जब दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं तो थोड़ा लोचा हो जाता है और हमें देखना है कि ये करेक्ट होगा या नहीं होगा। ज़्यादातर जो मिस्टेक है वो यहीं पर होती हैं। तो हमें पता है जी असर्शन और रीजन की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि दोनों ही बात किसके